नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। बात की है कि समय है 1931 का और लाहौर सेंट्रल जेल से एक खत एक दूसरे भाई के हाथों में जाता है जिसमें चंद लाइनें लिखी हैं। वो लाइनें क्या हैं? उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख से क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। मित्रों, ये जो पंक्तियां हैं वो एक नौजवान ने लिखी हैं अपने भाई के नाम एक खत में, जिससे साफ है, एकदम साफ है कि सारा जहां भी अगर दुश्मन बन जाए तो हम मुकाबला करेंगे। जोश देखिए, एक ऐसा नौजवान जिसका चित्रण जब भारतीय इतिहास करता है तो केवल इस तरह से करता है कि उसके हाथ में एक पिस्तौल है और वो सैंडर्स को गोली मार देता है, और जब उसका मन करता है तब वो हैट लगा के जाता है और अप्रैल की तारीख 8 पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक देता है। लेकिन क्या वो नौजवान ऐसा ही है? क्या उसके क्रांतिकारी दर्शन में मात्र बम और पिस्तौल की उपासना ही है? क्या जिस भगत सिंह को हमने इसी रूप में देखा है, क्या वो ऐसा ही है? जी नहीं। हमने जिस इतिहास को पढ़ा है या हमारे सामने जिस इतिहास को परोसा गया है उसमें वो भगत नहीं है जिस भगत को वाकई में हमें जानना है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे उस नायक की जिसका दर्शन हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं ऊंचा है। उसका दर्शन ये है कि मैं जीते जी जो नहीं कर पाया, मेरे मरने से वो हो जाएगा। जिसका दर्शन ये है कि एक ऐसा नया सवेरा हो, एक ऐसी नई आज़ादी हो जिसमें कोई किसी का शोषण न कर सके। एक ऐसा दर्शन जिसमें प्रेम बेशुमार है और वो कहता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं सारा का सारा जन्म अपनी प्रेमिका की बाहों में गुजार दूंगा, लेकिन ये जन्म सिर्फ और सिर्फ इस देश की आज़ादी के लिए है। एक ऐसा नौजवान जिसकी परवरिश हमेशा ऊपर वाले के साए में हुई है, जिसको हमेशा एक आस्तिक बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो जेल की सलाखों में था तब उसने एक पर्चा लिख दिया और उस पर्चे का शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। आइए मित्रों, बात करते हैं अपने नायक भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर को हुआ था। पंजाब का एक गांव लायलपुर बंगा, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। आज के इस अंक में हम इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि तथ्यों को दरनिकार कर देंगे और बात होगी केवल भगत के सोचने के तरीके पर, और बात होगी केवल और केवल एक क्रांतिकारी दर्शन पे, जिसे आज तक उस तरह से नहीं पढ़ा गया जिस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। मित्रों, 13 अप्रैल 1919 भारत के अमृतसर में जलियांवाला बाग होता है, और उसी समय नेपथ्य में, उसी समय समानांतर ढंग से एक घटना होती है। एक 12 साल का लड़का 12 से ज़्यादा मील की दूरी तय करके अपने गांव से अमृतसर पहुंचता है और वहां से वो मिट्टी लेके आता है। मुट्ठी में वहां की मिट्टी को जब्त करता है और वापस अपने घर लेके आता है। जब उसके माता पिता पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो गर्व से कहता है, अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि ये वो मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का रक्त है। जब उसके माँ बाप खेतों में आम की गुठलियाँ लगा रहे होते हैं कि बड़े होने पर ये आम के पेड़ बनेंगे और इससे आम के फल होंगे, तब वो अपने पिताजी से पूछता है कि क्या हम इस खेत में बंदूकें बो सकते हैं? अगर हम बंदूकें बो देंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे पेड़ पैदा हों जिनसे कई सारी बंदूकें मिलें और हम अपने देश की लड़ाई लड़ सकें। एक ऐसा नौजवान जब वो शिक्षारत है, डीएवी कॉलेज में है, और ऐसा डीएवी कॉलेज जिसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया है, वहाँ वो आस्तिकता के चरम की शिक्षा प्राप्त करता है और अपने सामान्य जीवन से भी अधिक समय गायत्री मंत्र का पाठ करता है। और विडंबना देखिए, जब वही लाला लाजपत राय
आज़ादी की लड़ाई में हिंदू महासभा को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए, तब भगत सिंह उन्हीं का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से आज़ादी की लड़ाई सांप्रदायिकता की ओर चली जाएगी और एक पोस्टर लगाते हैं जिसमें लाला लाजपत राय का चित्र होता है और उनकी बात स्पष्ट होती है। कहने का आशय मात्र इतना है कि एक ऐसा नौजवान जिसने बाली उम्र में यह सीख लिया था कि क्या सही है क्या गलत है, एक ऐसा नौजवान जिसने यह जान लिया था कि क्रांति सिर्फ और सिर्फ विचारों से आती है, एक ऐसा नौजवान जिसने मार्क्सवाद को इस रूप में अंगीकृत किया था जो कि आगे चल के समाजवाद बन सके, एक ऐसा नौजवान जब उसकी फांसी का समय आता है और जेलर आके उससे कहता है कि चलो तुम्हें फांसी लगाई जानी है, तो वो हाथ उठा के कहता है कि रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है और वो पढ़ रहा था लेनिन की जीवनी। मित्रों, समय है 1926 का, लाहौर का कॉलेज है डीएवी और वहां पे एक नए संगठन का निर्माण करते हैं भगत सिंह, जिसका नाम होता है नौजवान सभा। इस बात की चर्चा इस समय इस वजह से ज़्यादा मौजूद है क्योंकि नौजवान सभा का जो बायलॉज बनाया गया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर भारत को एक नई आज़ादी दिलानी है, गोरों से आज़ादी दिलानी है, तो एक ऐसे नए सवेरे का इंतजाम करना होगा जिसमें कोई किसी का शोषण न कर सके, बात धर्म और संप्रदाय की ना हो, बात मानव की हो, बात मानवता की हो। वो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एचआरए के संगठन में, और जब वो एचआरए के संगठन में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए हो? भगत कहते हैं जिसकी वजह से आप सब लोग हैं। आज़ाद पूछते हैं हम लोग यहाँ क्यों हैं? भगत कहते हैं आज़ादी के लिए। आज़ाद पूछते हैं आज़ादी क्या है? भगत कहते हैं एक ऐसा सवेरा जहां सिर्फ खुशियां हों, कोई किसी का शोषण न कर सके, एक ऐसी आज़ादी जो हमें गोरों से तो मुक्त कराए लेकिन उन भूरों से भी मुक्त कराए जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम जवानी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या वाकई में इस लड़ाई को लड़ पाओगे? तब भगत एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आपको अगर विश्वास नहीं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक ये लौ जलेगी मैं अपना हाथ इसके ऊपर रखूंगा और मेरी प्रतिज्ञा अटल है। और जैसे ही आज़ाद को लगता है कि इस नए नौजवान शेर की आंखों में वो चमक है जो इस देश को आज़ादी दिलाने में सहायक हो सकती है, उनका हाथ उठाते हैं, गले से लगाते हैं और एचआरए के एक नए सैनिक के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। उसी समय उनको कई मित्र मिलते हैं, भगवती चरण वोरा, सुखदेव, राजगुरु, बटकेश्वर दत्त, और उन सब के बीच में एक पुस्तक है सचिन नाथ सान्याल की बंदी जीवन। बंदी जीवन उस समय क्रांतिकारियों के लिए गीता जैसी थी, वो एकदम उसको स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं और इतना रम के पढ़ते हैं कि उसमें खो के पढ़ते हैं। इस कदर पढ़ते हैं कि उनको लगता है कि अब आज़ादी ही एकमात्र ऐसा उद्देश्य है जिसको इस जीवन में पूरा ही करना है, चाहे उसके लिए जीवन का अंतिम क्षण ही क्यों ना त्याग दिया जाए। लेकिन उसी समय होता क्या है? उसी समय होता है कि पंजाब में उनके माता पिता उनकी शादी की तारीख तय करते हैं। तब भगत सिंह एक खत में अपने पिता को लिखते हैं और अपनी माँ को सुनाने के लिए कहते हैं कि माँ, इस जीवन में तो मैंने आज़ादी के साथ ही शादी कर ली है और जब तक यह देश आज़ाद नहीं हो जाता मैं किसी और बंधन में नहीं बन सकता। और यह लिखते हुए वो भावुक होते हैं और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने भगत जैसी संतान पैदा की। मित्रों, हम भगत को अपना नायक मानते हैं, उनके विचारों की पूजा करते हैं, लेकिन वाकई में सोचिए, क्या हम भगत जैसी संतान ही अपने घर में चाहते हैं? नहीं। इस देश की विडंबना देखिए कि भगत को पूजते सब हैं, भगत को मानते सब हैं, लेकिन क्या भगत अपने घर में चाहते हैं? नहीं। जब भगत पैदा होने का नंबर आए तो बगल वाले घर में हो। इसीलिए भगत ने कहा कि मुझे जीवित नहीं रहना है, जब मैं मरूंगा
जब मैं मरूंगा, जब एक भगत मरेगा तब लाखों भगत पैदा होंगे। मित्रों, फिर वो समय आता है जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं और साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाठियों के प्रहार से उनकी मृत्यु हो जाती है। तब भगत सिंह, ये वही भगत सिंह हैं जब लाला लाजपत राय के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर उनका विरोध कर रहे थे। अब ये वही भगत सिंह हैं जो उनके मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि लाला जी की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। दिसंबर 1928 को अपनी पूरी टीम के साथ वो सैंडर्स की हत्या करते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उनको मारना तो स्कॉट को था, लेकिन वो मार दिए सैंडर्स को। तो फिर वो एक पंपलेट बनवाते हैं, एक पोस्टर बनवाते हैं, उन्हें गली गली लगाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि हमको सैंडर्स की मृत्यु का दुख है, हमको मारना था स्कॉट को। लेकिन सैंडर्स भी उसी व्यवस्था का अंग है जो कि अन्यायवादी है, अव्यवहारिक है, अमानवीय है, इसलिए यह हत्या भी जायज है। मित्रों, ये कहानी सुनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि भगत किसी भी प्रकार से हिंसा के समर्थक नहीं है। यही कारण है कि वो सैंडर्स की मृत्यु पर भी खेद जताते हैं। भगत को केवल इस तरह से ना पूजा जाए कि वो बंदूक की उपासना करते हैं, बम की उपासना करते हैं, मार धाड़ करना चाहते हैं, कदापि नहीं। उन्होंने कहा था कि क्रांति विचारों से आती है। जब क्रांति की तलवार को विचारों की रगड़ मिलती है तब वो और तीक्ष्ण हो जाती है, इसीलिए अध्ययन जरूरी है। मित्रों, जब लाहौर कांड हो रहा था, सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की जा रही थी, तभी भारत के एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मकबूल शायर फैज अहमद फैज कहीं दूर किसी हॉस्टल की छत पर बैठे हुए अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने इस संपूर्ण घटना को देखा था। और जब उन्होंने इस घटना को देखा था और आने वाले कालांतर में फिर उन्होंने एक बहुत ही मशहूर शेर लिखा, और वो शेर इन्हीं जैसे लोगों के लिए था। जब मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है और उस फांसी के चित्रण को अपने मन पटल पर स्थापित करते हैं और वो लिखते हैं कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मित्रों, उन्होंने साफ चित्रण किया है कि हमारे ये वीर जिस सजधज के साथ मक्तल का मतलब है कत्लगाह, मतलब फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे हैं, तो कितनी मनोरम और अद्भुत छटा रही होगी जब शहीदों ने हंसते हंसते हुए उस फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया होगा। रणधीर सिंह नाम के एक कैदी थे जो भगत सिंह के साथ उसी जेल में थे। जब उनको पता चला कि भगत नास्तिक हैं और रणधीर सिंह बहुत ही आस्तिक व्यक्ति थे, तब वो उनके पास गए और बोले कि उनको बार बार प्रयास किया आस्तिकता की ओर ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ। तब उन्होंने तंज कसते हुए भगत पे कहा था कि तुम अति प्रसिद्ध हो गए हो, इस वजह से तुम्हारे और आस्तिकता के बीच में नास्तिकता का एक काला पर्दा पड़ गया है। तब भगत ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा, और वो लेख था कि मैं नास्तिक क्यों। उन्होंने बताया कि मैंने किसी प्रसिद्धि की आहट से ऐसा नहीं लिखा है, मेरे पिता हमेशा मुझे आस्तिकता की ओर ले गए। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वहाँ आस्तिकता और ईश्वर की बातें होती थी, मैंने बचपन से वो सब किया है। मैंने आज़ाद के नेतृत्व में काम किया। आज़ाद भी एक बहुत ही अति आस्तिक आदमी है, लेकिन मैंने ये जाना है कि संपूर्ण संसार में दुख है और ये दुख किसी सर्वशक्तिमान सत्ता की प्रेरणा से नहीं हो सकता। अतः उन्होंने स्वयं को मजबूत बनाने की बात कही और किसी भी ऐसी सत्ता की प्रतिष्ठा को नकारते हुए उन्होंने मानवता और समाजवादी विचारधाराओं को ओढ़ने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम नास्तिक थे। विचारों को ग्रहण करने के लिए उन्होंने अपने हृदय के पटल को बंद कर रखा था, बिल्कुल नहीं। जिस समय वो ये स्पष्ट रूप से कहते थे कि हाँ मैं नास्तिक हूँ, उसी समय उनकी जेब में भगवद गीता का गुटका होता था और दूसरी जेब में स्वामी विवेकानंद की जीवनी होती थी। ये ऐसे भगत हैं जिनको स्पष्ट रूप से पढ़ा जाना चाहिए, बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मित्रों, जिस समय वो जेल में थे उन्होंने एक पुस्तक मंगाई थी और वो पुस्तक थी
निज जीवन की एक छटा। जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल की एक पुस्तक थी जिसके कवर पेज पे लिखा हुआ था कि क्या ही लज्जत है कि रग रग से वह आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में है। मित्रों, भगत सिंह के जीवन की एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि वो बहुत ही अध्ययनरत रहे। हर छोटी सी बड़ी चीज़ को उन्होंने पढ़ा है, अपने तर्कों की कसौटी पे कसा है और विश्वास को अंधविश्वास की तरफ जाने से रोका है। और वो अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में भी बार बार लिखते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास हमेशा उन लोगों के लिए है, उन लोगों को इन दोनों के बीच की खाई को समझना चाहिए जो स्वयं को यथार्थवादी कहते हैं। वो बने बनाए सारे पटल को तोड़कर हर विषय को अपने तर्कों की कसौटी पर कसें और जो उस कसौटी पर कस न पाएं उन विचारों को खंड खंड करके स्वयं से दूर कर दें। भगत सिंह कहते थे कि हमको एक ऐसी आज़ादी चाहिए, अगर हमने ऐसी आज़ादी नहीं पाई तो हम गोरों से तो आज़ाद हो जाएंगे, भूरों के चक्कर में आ जाएंगे, यानी कि जमींदारों के चक्कर में आ जाएंगे जो हमेशा गरीबों का, मजदूरों का शोषण करेंगे। हमको एक ऐसी आज़ादी चाहिए जहाँ प्रेम हो, एक ऐसी आज़ादी चाहिए जहाँ सब समान हो, कोई किसी का शोषण न करे। मित्रों, चूँकि